हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिमेनिंग बातों को। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग कवर करते हुए आए हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से इम्पोर्टेंट कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। हम ये समझ आए हैं कि जो मल्टीपल चार्जेस होते हैं, जो एक या एक से अधिक आवेश होंगे, उनके कारण किसी बिंदु पर कितना वैद्युत बल होगा, यानी विद्युत बल का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हमको क्या डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देख रहे थे उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल हमने पिछली क्लास में देखा था उसको हम करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल को। जो हमने पिछली क्लास में देखा था उसको करते हैं ठीक वहीं से कंटिन्यू। सो क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। हमने क्या करना है, सिमिलरली पिछली क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके थे। एक इलेक्ट्रॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये रखा गया है और जब इसको प्लेस करा गया तो ये कुछ दूरी तक गिरा जो कि 1.5 सेंटीमीटर है। हमने इस अगली बार क्या करा, इस क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी। मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसे जा रही थी तो हमने ऐसे कर दी। ठीक है, क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी। अब प्रोटॉन को इस क्षेत्र में रखा तो ये प्रोटॉन भी उतनी ही दूरी तक गिरा। हमको क्या करना है, कितने समय लगा उनको इतनी दूरी तक गिरने में, दोनों ही प्रकरणों में अलग अलग हमको इसकी गणना करनी है और गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से इस स्थिति की तुलना हमको करनी है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों चीजें हमको फाइंड आउट करनी है राइट नाउ। और इसके लिए हमने पिछली क्लास में पिछली क्लास में जो मैंने आपको बातें समझाई थी वो ये थी कि हम क्या करेंगे, पहले त्वरण निकालेंगे। किसका? एक्सेलरेशन निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन का। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, बल कितना लगेगा इस पे, तो बल हमें पता है, बल का जो विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध है वो F इज इक्वल टू क्यू ई है। F इज इक्वल टू क्यू ई से हम बल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें E का मान दिया हुआ है। Q मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है। तो इस प्रकार से हम त्वरण को निकाल पाएंगे और त्वरण को निकाल पाएंगे तो गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे हम। गति के समीकरण में जो दूसरी समीकरण है उसका प्रयोग करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम A की जगह जो हमने अभी त्वरण फाइंड आउट करा है उसका मान रखेंगे और T की जगह हमको T फाइंड आउट करना है, यानी समय ही तो फाइंड आउट करना है। और S हमें पता है, S क्या है? दूरी है, कितनी दूरी तक ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन गए हैं। और U क्या है? U इसका प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो ये चीजें हमको डिस्कस करनी थी और मतलब इसमें हम इन चीजों को लिख चुके हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे कितना समय लगा है इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसको समझने के लिए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो हमने इसमें देखा था, हमने इसमें जो जो पॉइंट्स देखे थे वो ये देखे थे कि ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था। एक बार विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको ऐसे दिख रही है। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन हमने रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विस्थापित हो गया इतनी दूरी तक। दूसरी कंडीशन में हमने इसको उल्टा कर दिया, विद्युत क्षेत्र को उल्टा कर दिया है ना। आपकी बार डायरेक्शन नीचे की ओर है और इसमें हमने प्रोटॉन को रखा, प्रोटॉन मतलब धनावेश, तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक हो गया। अब कितना? उतना ही 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस गया। हमने 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। विद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है, मैंने बोला था पहले त्वरण निकालेंगे इस प्रकार से और उसके बाद इस समीकरण के थ्रू हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं और चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो जो इसका सॉल्यूशन है उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्वरण
A इज इक्वल टू F अपॉन M होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार हमें पता है F इज इक्वल टू MA होता है ना। तो A बराबर F अपॉन M होगा। अब F कौन सा है? ये जो वैद्युत बल है वो है Fe है, और M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो Me लिख रहा हूं इसे। ठीक है। अब F बराबर क्या है विद्युत बल में? Fe इज इक्वल टू जो विद्युत क्षेत्र के लिए हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, है ना। तो यहां से F क्या आ जाएगा? Q0 इंटू E, है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो आया Q0 इंटू E। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो A क्या बन जाएगा? A बन जाएगा Q0 E अपॉन ME। तो Q0 हम किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर जो आवेश है हमारे पास वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो Q0 की जगह हम क्या रख देते हैं? इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख देंगे। तो अब हम त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण निकालने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए उनको नोट डाउन करते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है। E मतलब E जो है 2 इंटू 10 की पावर 4, 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो ये तीन मान हमारे पास हैं। ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जल्दी से वैल्यू को फिगर आउट करते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इंटू इंटू कैपिटल E जो है 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम अपॉन ME है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ओके। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। ये जो नंबर है इनको एक साथ रखो और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो, और 10 की पावर को अलग कैलकुलेट करो। ये माइनस 19 है और ये 4 है। माइनस 19 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस 19 और 4 हो जाएगा माइनस 15, और उसके बाद ये माइनस का 31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 15 रहेगा ऊपर, और नीचे का ये माइनस 31 जाके प्लस 31 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 16। ठीक है। प्लस का 16 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 की पावर 16। और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आने वाली है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली नोट डाउन कर रहा हूँ। A इज इक्वल टू आएगा आपका सॉरी, A इज इक्वल टू जो आपका आने वाला है वो आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करके। ओके, मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1.6 इंटू 2 हो गया हमारा 3.2, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 9.11 ये आएगा 0.35126। ओके, तो 0.35126 इंटू 10 की पावर 16। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, फिगर आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 15 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये हमारे पास त्वरण आ गया, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए समय। तो समय के लिए मैंने क्या रिलेशन आपको बताया था? समय के लिए मैंने आपको जो रिलेशन बताया था वो बताया था T इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू जो डिस्टेंस है S, है ना। तो हमने जो डिस्टेंस ले रखी है S अपॉन डिस्टेंस S अपॉन त्वरण, है ना। A त्वरण किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसको AE लिख लो। ठीक हो गया। अब इस वैल्यूज को पुट करें यहाँ पर, अंडर रूट टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 3.5 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत मैं सॉल्व करके छोड़ देता हूँ आपके लिए।
3.0 अपॉन 3.5 इंटू 10 की पावर -2 -15। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 अपॉन 35 इंटू 10 की पावर -17। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। जो समय मिलेगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। आपका आंसर इतना आएगा। ध्यान रहे अंडर रूट को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू आएगा और ए इज इक्वल टू आ गया। यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। हमें पहले प्रकरण में जो समय है, पहले प्रकरण में इलेक्ट्रॉन को गिरने में जो समय लगा वो लगा 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक है, अब दूसरे प्रकरण के लिए कर लेते हैं। दूसरे प्रकरण के लिए भी हम लोग जो है सेम काम करेंगे। तो अब की बार मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन निकालेंगे किसका? प्रोटॉन का। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और विद्युत क्षेत्र 2.0 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3.2 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -9 और 4 -15 और +27 ऊपर जा करके हो जाएगा इस प्रकार से 12, है ना। तो 10 की घात आएगा 12 प्लस का 12। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 डिवाइडेड बाई 1.67 विल बी 1.916। तो AP यानी प्रोटॉन का जो त्वरण हमको निकल के आ रहा है वो 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ रहा है प्रोटॉन का त्वरण। तो समय कितना निकलेगा? T इज इक्वल टू √2s अपॉन AP। तो S कितना है? S उतना ही है, 1.5 सेंटीमीटर ही वो भी गिरा था प्रोटॉन। ठीक है, तो 10 की पावर -2 हो गया और AP कितना हो जाएगा? 1.9 इंटू 10 की पावर 12। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.0 अपॉन 1.9 इंटू 10 की पावर -2 और -12 ऊपर जाके हो जाएंगे -14। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे अंडर रूट के साथ तो इट विल बिकम, जो प्रोटॉन के लिए समय आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -7, 1.3 इंटू 10 की पावर -7। तो ये दोनों समय हमें पता लग गए, दोनों प्रकरणों में कितना समय लगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरे प्रकरण में प्रोटॉन को गिरने में लगा समय। सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपने आंसर फाइंड आउट इसमें करेंगे। ठीक, आंसर्स फाइंड आउट हो गए, हमारे आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो जो आंसर्स हैं उनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड और 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। चलिए, तो जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको मैं लिख लेता हूं एक जगह पर। सॉरी 2.9 था, 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। और प्रोटॉन के लिए वैल्यू आई थी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, और प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं। अब हमें क्या पूछा हुआ है? दोनों प्रकरणों में लगे समय की गणना कीजिए, ये तो हमने कर दिया। लास्ट लाइन देखिए, इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। तो गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन में क्या होता है कि जब कोई
वस्तु फ्रीली फॉल मतलब मुक्त पतन होता है उसका पृथ्वी की ओर, तो वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पृथ्वी की ओर आती है। किससे आती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। कितना होता है उसका त्वरण? ए यानी जी हम इसे बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब वो फ्रीली मतलब उसको छोड़ दिया जाता है मुक्त रूप से और वो पृथ्वी की तरफ गिरने लगती तो उसका त्वरण इतना होता है। इसको हम मुक्त पतन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, मुक्त पतन जो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है त्वरण? प्रोटॉन का जो त्वरण आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे समझिए, 19 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जीरो, इतनी वैल्यू आ रही है किसकी? प्रोटॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए तो इससे भी ज्यादा आ रही है। इलेक्ट्रॉन के लिए आ रही है 3.5 इंटू 10⁻15, मतलब कि 35 के आगे 14 जीरो, 1 2 3 4 14 जीरो लगाएंगे, उतना मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो उत्पन्न त्वरण है वो गुरुत्व उसका मान गुरुत्वीय त्वरण से कहीं अधिक है, उसका मान गुरुत्वीय त्वरण से कहीं अधिक है। तो हम ये कहते हैं कि जो समान दूरी गिरने पर जो भारी कण है, भारी कण कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 10⁻⁻27 है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 10⁻31। तो भारी कौन? भारी कौन? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है ज्यादा समय ले रहा है। समय भी देखो आप, 10⁻⁻2 है इसमें, और पहले वाले में 10⁻⁹ सेकंड था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻⁹ सेकंड की कोटि का था और इसके लिए 10⁻⁷ सेकंड की कोटि का है। मतलब इलेक्ट्रॉन कम समय ले रहा है और प्रोटॉन थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है भारी है। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन और इस पतन में यही मूल विषमता है, क्योंकि गुरुत्व के अधीन पतन में समय वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर हम गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की कंडीशन देखें तो वहां पर ऐसे नहीं होता है कि कोई वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा समय लेगा और वस्तु का द्रव्यमान कम है तो कम समय लेगा। मुक्त पतन में समय जो है बराबर लगता है, क्योंकि त्वरण जो है सबके लिए समान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं भारी कण जो है वो ज्यादा समय ले रहा है और हल्का कण जो है वो कम समय ले रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आप बीच में जो लग रहा वैद्युत बल है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो गुरुत्वीय बल की तुलना में कहीं कहीं अधिक होता है। यानी गुरुत्वीय बल को इस कंडीशन में हम नगण्य मान सकते हैं। यानी यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, करता तो है लेकिन बहुत कम करता है, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये बात समझ गए? ओके, तो क्या क्या मतलब रहा इसका? इसका मतलब ये रहा कि जब हम इस प्रकार की कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मानेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग उसके प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है आराम से। ठीक हो गया? तो ये था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जो इसके बाद एक और बिंदु है, इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसे नोट डाउन करना है आपको तो कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। इसको नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो इसको नोट डाउन करने के बाद अभी नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले हम लोग चलते हैं अपने वापस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, और उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में ये 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक अभिप्राय क्या है, यानी व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय से ये मतलब है कि फिजिकली यानी भौतिक जगत में इसका क्या उपयोग है, यानी क्या इसका एग्जिस्टेंस है, क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है या नहीं है, या फिर इसे ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसी बात को हमारा डिनोट कर रहा है, इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो स्थिर वैद्युतिकी के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा है ये सुगम तो है, मतलब ये हमें एक्सप्लेन करने में मदद तो करती है। विद्युत चार्ज के जो कॉन्सेप्ट है, विद्युत आवेश के जो कॉन्सेप्ट है,
उसको समझने में हमारी मदद तो करती है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि विद्युत बल जो है वो इसकी पूर्ति कर रहा है। विद्युत बल से हम लोग काम चला सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सुगम तो है पर आवश्यक नहीं। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सुगम तो है पर आवश्यक नहीं। सुगम मतलब हमें ईज तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र क्या बताता है हमें। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को बताता है। विद्युत क्षेत्र क्या बताता है? किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को बताता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र आवेशों के निकाय का अभिलक्षण है। आवेशों के निकाय का एक अभिलक्षण है तथा विद्युत क्षेत्र के निर्धारण के लिए विद्युत क्षेत्र के निर्धारण के लिए उस बिंदु पर रखे जाने उस बिंदु पर रखे जाने, ये वाला पॉइंट नहीं है, ओके, जाने वाले परीक्षण आवेश उस बिंदु पर रखे जाने वाले परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं सबको वन बाय वन। उसे प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित, उसे प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किया जा सकता है। किसे? विद्युत क्षेत्र को। यहां पर मुझे इसे लिखना चाहिए था, इसे
प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किया जा सकता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तित होता है। तो जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उनको वन बाय वन समझते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो डिस्कस है, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सुगम तो है पर आवश्यक नहीं। हमारे लिए ये काम आसान तो करती है, विद्युत आवेश को समझने में मदद तो करती है, और विद्युत आवेश के चारों तरफ जो बल क्षेत्र है उसको समझने में मदद तो करता है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा लगती नहीं, क्योंकि कूलाम के नियम में विद्युत आवेश के चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र है और जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो इसको लगभग डिफाइन कर लेता है, और वही सेम बातें विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को बताता है। तो हमारे पास कोई विद्युत आवेश है, पर हम उसका परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए हम एक परीक्षण आवेश लाते हैं जिसको हम एकांक धनात्मक आवेश बोलते हैं। ये एक धनावेश होता है, ठीक है। तो इस पर कितना बल लगेगा ये हमको कौन बताता है, ये विद्युत क्षेत्र बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र आवेशों के निकाय का एक अभिलक्षण है, मतलब बहुत सारे आवेश हैं तो वो एक गुण प्रदर्शित करेंगे। वो गुण क्या है, वो गुण विद्युत क्षेत्र का गुण है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के निर्धारण के लिए उस बिंदु पर रखे जाने वाले परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो परीक्षण आवेश है उस पर ये निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था परीक्षण आवेश का जो मान है, परीक्षण आवेश का जो मान है वो परीक्षण आवेश का जो मान है वो बहुत कम है, ठीक है। परीक्षण आवेश का मान कम है, इस वजह से उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्यू आवेश पर, ठीक है, क्योंकि क्यू जीरो जो है बहुत कम है। हम ये बोलते हैं कि जो क्यू जीरो है, जब विद्युत क्षेत्र की गणना करी जा रही है या विद्युत क्षेत्र के मान का निर्धारण किया जा रहा है, तो क्यू जीरो की पोजीशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्यू जीरो की पोजीशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए, यानी इस क्यू जीरो के कारण इस क्यू आवेश में, जो कि हमारा स्रोत आवेश है यानी सोर्स चार्ज है, उसमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किस में होना चाहिए, वो परीक्षण आवेश में होना चाहिए। तो परीक्षण आवेश में जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा उस आधार पर हम बता पाएंगे कि कितना प्रबल या कितना दुर्बल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बता पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है लास्ट, वो ये है कि इसे प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किया जा सकता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ये परिवर्तित होता है। मतलब कि हर एक पॉइंट पर जो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है उसके हर एक पॉइंट पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ये हर एक बिंदु पर इसका मान जो होगा अलग अलग होगा। जैसे सपोज हमने देखा E इज इक्वल टू, हमारे पास जो सूत्र है उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0, है ना। अब मैं सपोज एक ऐसा बिंदु ले रहा हूं जो कि अनंत पर है ना, अनंत पर है। तो सपोज R इज एट इंफिनिटी, तो अनंत पर होने के कारण क्या होगा जब मैं E को कैलकुलेट करूंगा तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R, यहाँ से E की जो वैल्यू आएगी KQ अपॉन R स्क्वायर, और R जब इनफाइनाइट होगा तो डेफिनेटली E की वैल्यू जो होगी 0 होगी। तो अनंत पर ही जो है, एक बिंदु जब अनंत पर होगा ठीक वहीं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन अनंत पर ये बिंदु, हम ये अनंत को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो अनंत से अगर ठीक पहले वो बिंदु है, अनंत से अगर ठीक पहले वो बिंदु है तो भी उसका कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि सिंपल सी बात ये समझ लो कि किसी भी दूरी तक जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा, परिमाण वहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, भले ही उसकी तीव्रता कम हो, बहुत कम हो, नगण्य हो, बट वो होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जो जो बातें समझाई उन्हें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
और फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पहले आप इसको कीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों। ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, दो आवेश हैं और हमको क्या करना है, उनके बीच में लग रहे जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, चलिए सिंपली मैं सिंपल लैंग्वेज में जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन बना करके आपको दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन बना करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सपोज इनके बीच की दूरी इतनी है और यहाँ पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है बी बिंदु पर, ठीक। ये है 1 कूलाम प्लस का और ये माइनस का 2 कूलाम, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं बना रहा हूं। इनके जो बीच की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक। और ठीक बीच में एक बिंदु P है, ठीक बीच में एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। A और B के कारण, A व B के कारण, A व B पर उपस्थित विद्युत आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना आपको करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, E को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम E1 देखते हैं, ठीक है। E1 को देखते हैं, यानी EA को देखते हैं। तो EA में देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। और P पर हमने क्या रखा है, परीक्षण आवेश। जहां पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर हम क्या मानते हैं कि परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या है, धनात्मक होता है। तो ये भी धन, ये भी धन, तो क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा, मतलब इधर की तरफ नहीं आएगा, इधर की तरफ नहीं आएगा, ये इससे दूर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो EA की डायरेक्शन होगी, EA जो होगा इस दिशा में जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, ये EA है, EA, ठीक हो गया। तो EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA इज इक्वल टू है F अपॉन, सॉरी, EA इज इक्वल टू K अपॉन K और Q, आवेश कितना है, 1 कूलाम, अपॉन R स्क्वायर। R मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो आधी दूरी पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिए। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, KQ बाई R स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, काफी बार बात कर चुके हैं। तो E ये कितना है हमारा, K का मान रख दीजिए भाई, K का मान बता रखा है, K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, सब चीज याद रखनी है, ठीक है। तो 9 × 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -4, तो EA इज इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10 की पावर 13 न्यूटन 13 न्यूटन प्रति कूलम, है ना, ठीक हो गया। ये EA आ गया हमारा, इसको हाईलाइट कर दीजिए। अब नेक्स्ट EB भी निकालिए। तो EB कैसे आएगा, EB सेम टू सेम वही काम करेंगे। तो मैं फटाफट का इस टाइम थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 9 × 10 की पावर 9, आवेश कितना है, 2 है, अपॉन बीच की दूरी वही है सेम, 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे आवेश -2 है सर, इसका, इस पर आवेश कितना है, -2। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, ऋण आवेश है, और यहाँ पर बीच में मैंने क्या बताया, हमने कौन सा चार्ज ले रखा है, परीक्षण आवेश, जो कि धन आवेश होता है। अब की बार इसमें क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा, अब की बार इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये धनावेश कहाँ खींचा चला आएगा, ये धनावेश खींचा चला आएगा किसकी तरफ, इस B की तरफ। तो अब की बार जो बल होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस टाइप से हमको देखने को मिलेगा, ये इसकी तरफ अग्रसर होगा। तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं EA, EB, ठीक हो गया। तो EB इज इक्वल टू क्या हो गया, EB इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 9 × 2 = 18 × 10 की पावर 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन प्रति कूलम।
ये आ गया EB। अब देखिए आप दोनों विद्युत क्षेत्र को देखिए, दोनों विद्युत क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में होते हैं, दोनों क्या सदिश राशियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों सदिश राशियां हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा हमारा EP, P बिंदु पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा, EA प्लस EB हो जाएगा, EA प्लस EB हो जाएगा, ठीक है। और ये इनका सदिश योग हो गया। सदिश योग बताया था आपको कि हर एक के अकेला जो उस पर विद्युत क्षेत्र है उसके सदिश योग के बराबर होगा। तो इनको आप ऐड कर दीजिए, 9 और 18 कितना हो जाएगा हमारा, 27 इंटू 10 की पावर 13, मतलब कि 2.7 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहरहाल एक इजी सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट इस चीज को चेक करने के लिए कि आप लोग जब दो अलग अलग आवेश होंगे, आवेशों का निकाय होगा, तो उसमें आप किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की गणना को करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो बातें आपको बताई गई उन्हें आप घर जाकर एक बार जरूर देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और आपको पढ़ के आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।